दोस्तों, मेरी कहानियों में सांप एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसका हीरो खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, सांप की औलाद कहता है। अपनी पैदाइश का जवाज वो आसमानी सहीफों में भी तलाश करता है और उससे कतई नज़र कहानी का भाव और कदम कदम पर तजस्सुस आखिरी वक्त तक आपको कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम्हें हदायत मिल गई है मुझे वापस लाने की? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कौन हदायत देगा मुझे? और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन हदायत दे सकता है मुझे? तुम उनकी हदायत पर अमल कर रही हो जो मुझे जिंदा रखना चाहते हैं, मुल्क व कौम के लिए मेरी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे बलूचिस्तान के किसी गोशे में छुपा कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बलूचिस्तान की संगलाख ज़मीन के अंदर झांकता फिरूं और उन्हें बताता रहूं कि ज़मीन ने अपने सीने में क्या क्या छुपा रखा है। मैं उस मुल्क और कौम के लिए जिसका मेरी ज़ात से कोई तलक नहीं है वही सब कुछ करूंगा जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे हाकम चाहते हैं। लेकिन कल की रात बहुत अरसे के बाद आ रही है। शायद 10 साल पहले ये रात आई थी। मौसम भी यही था, लेकिन मैं यहाँ नहीं पहुँच सका। मजबूरी थी, मैं बीमार हो गया था, अस्पताल में दाखिल था। तो तुम जानते हो कि मैं सरकारी अफसरान के कहने पर इस तरफ तुम्हें लेकर आई हूँ। नौशीन ने लंबी आह भरते हुए कहा, लेकिन शायद तुम्हें यह खबर नहीं कि अगर कोई अफसर मुझसे राब्ता नहीं करता तब भी मैं तुम्हें उस शहर में रहने नहीं देती। लेकिन तुम्हें बताया किसने कि मैं तुम्हें सरकारी अफसरान के कहने? किसी ने भी नहीं। कल रात तक मैं इस बात से बेखबर था, लेकिन कल रात जो शख्स तुमसे मुलाकात करने आया था मैं उसे जानता हूँ। मैंने उसे अफसरान की उस मीटिंग में देखा था जो मुझसे गुफ्तगू के लिए मुनक्कद की गई थी। तो कल रात तुमने उसे देख लिया, नौशीन ने कहा। वो सिर्फ सरकारी अफसर ही नहीं, मेरा अजीज़ भी है, और मैंने तुम लोगों की गुफ्तगू भी सुनी, राहील ने कहा, और उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। हालांकि तुमने सोने से कबल मुझे नींद की दवा दी थी। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि मुझ पर कोई जहर शिद्दत से असर नहीं करता। नींद की दवा भी जहर ही एक किस्म की है, इसलिए मुझ पर उसने पूरी तरह असर नहीं किया। और तुमने इससे कबल भी मुझे एक बार नींद की दवा दी थी, लेकिन उस वक़्त मैंने ना किसी को देखा और ना तुम्हारी गुफ्तगू सुनी। तुमने शायद उस शख्स से कहीं और मुलाकात की थी, कहीं दूर नहीं, कमरे के बाहर, नौशीन ने कहा, और उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। पहली बार जब तुमने मुझे नींद की दवा दी तो मैं ये समझा कि ये सब तुम हमदर्दी में कर रही हो ताकि मेरे परेशान ज़हन को सुकून मिल जाए। लेकिन दूसरी बार मैं तुम्हारे सुकून और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। तुम्हारा सुकून और तुम्हारी ज़िंदगी ही मेरा सुकून और मेरी ज़िंदगी है, नौशीन ने कहा। और दूसरी बात यह है कि मुझे किसी ने वापसी की हदायत नहीं दी। वो सरकारी अफसर जिससे मेरा तल्लक है कतई नहीं चाहता कि हमारी वापसी हो। वो तो चाहता है कि चंद दिनों के बाद हम सेवन के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएं। उसका ख्याल है कि बलूचिस्तान में तुम दुश्मनों के हर शर से महफूज रहोगे। ये तो मैं जानता हूँ कि दुश्मन मेरा यहाँ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं ना वहाँ, और उसके बावजूद कि कोई भी मुझे जान से नहीं मार सकता। जाने क्यों, मैं भी हर जानदार की तरह जान जाने से डरता हूँ, और मैं भी जानदार हूँ और मुझे अपनी जान जाने के ख्याल से खौफ आता है। बस अब चलो, बातें बहुत हो चुकी हैं। प्रोफेसर राहील उस जगह से टलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नौशीन के इसरार ने उसे मजबूर कर दिया, और वो रात नौशीन ने बहुत बेचैनी से गुजारी। उसे तवक्का थी कि वह सरकारी अफसर ज़रूर आएगा, लेकिन रात 1 बजे तक कोई भी नहीं आया। उसने राहील को नींद की दवा नहीं दी। उसने सोचा कि उसका फ़ायदा भी क्या है, अफसर आएगा तो राहील के सामने ही बात करेगी। और 1 बजे रात को वह थक हार कर लेट गई थी। उसे लेटे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि राहील बिस्तर पर बैठ गया। क्यों, क्या बात है? मेरा ख्याल है कि मेरी तलाश में कुछ लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये तुम किस तरह कह सकते हो? नौशीन ने उलझे उलझे लहजे में कहा। किसी को इल्म ही नहीं कि हम लोग यहाँ हैं। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, राहील ने कहा, वरना मैं तो समझता हूँ कि हमारी रवानगी के दूसरे दिन ही उन सब लोगों को मालूम हो गया होगा। किन लोगों की बात कर रहे हो?
जिन लोगों को गुंचा देकर हम यहाँ आ गए हैं, राहील ने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा। अक्सर सरकारी अफसर पेट के हल्के होते हैं या अपने ज़ाती मफादात के हसूल की अहम तरीन राजों का इंकशाफ करने से भी गुरेज नहीं करते। मेरे शहर से गायब होने के सिलसिले में सभी को तशवीश होगी, आशा बेगम, यांग लाई और मार्टन सबको। मेरा ख्याल है कि उन सब का किसी न किसी सरकारी अफसर से ताल्लुक़ लाजमी तौर पर होगा। आशा बेगम के बारे में तो मैं जानती हूँ कि उसके तल्लुकात सरकारी अफसरान से हैं, लेकिन और दूसरों के भी होंगे। लेकिन तुम्हें इस वक्त कैसे एहसास हुआ कि कुछ लोग यहाँ? मैं जबली तौर पर अब भी हैवान ही हूँ। हैवान तूफ़ान आने से पहले, जल्जला आने से कबल और मौसम के किसी भी तगय्युर से पहले इस बात का अंदाज़ा कर लेते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है और इस में सफ़र करते हैं जहाँ वो उस नागहानी आफत से महफूज रह सकें। मेरी हैवानी जिबलत और फितरत इस वक्त जाग रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे दुश्मन मेरे करीब ही हरकत कर रहे हैं। राहील ने सरगोशी की और मेरा ख्याल है कि मुझे अपने बचाव के सिलसिले में कुछ करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? और ये तुम्हारा वहम है, यहाँ सवाए सरकारी। ये मेरा वहम नहीं है। इससे पहले कि वो लोग कुछ करें, हम यहाँ से निकल चलें, लेकिन उस वक्त जाएंगे कहाँ? खुली फ़िज़ा में, जहाँ हमें अपने साए भी नजर आएँ। खुली फ़िज़ा में हमारे करीब कोई नहीं आएगा। आज़ाद फ़िज़ा तो आबादी से दूर मैसर आ सकती है। उठ चलो, आओ मेरे साथ, वरना बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। राहील ने बिस्तर से खड़े होते हुए कहा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, इतनी रात को बाहर निकलना ठीक नहीं है। नौशीन ने कहा। जिन लोगों का तुम्हें एहसास हो रहा है वो डाकू और नहीं, वो मकामी नहीं है, राहील ने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं मकामी और गैर मकामी की बू में तमीज़ कर सकता हूँ। तुम अजीब गुफ्तगू कर रहे हो, नौशीन ने तज़्ब के आलम में कहा। कमरे से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। ज़्यादा बातें मत करो, कमरे में रहना ज़्यादा खतरनाक है। राहील ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैं कल रात से कबल किसी का सामना करना नहीं चाहता और ना ही यहाँ से जाना चाहता हूँ। जंगल की तरफ चलो और वहाँ हम महफूज रहेंगे। नौशीन कमरे से बाहर निकलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यह भी मंजूर नहीं था कि राहील तनहा कहीं चला जाए। मजबूरन वो उसके साथ ही निकल आई। कमरे का दरवाज़ा बंद करने तक राहील खासी दूर निकल गया था। नौशीन को डर भी महसूस हो रहा था, लेकिन राहील के साथ जाना भी ज़रूरी था। वो उसे तनहा नहीं छोड़ सकती थी। वो खुद को मंजिल के करीब समझ रही थी। उसे अपनी मोहब्बत की कामयाबी का यकीन था। बस चंद दिनों ही की तो बात थी और फिर राहील हमेशा के लिए उसका हो जाता। नौशीन यही कुछ सोचती हुई तेज तेज कदम उठा रही थी ताकि जल्द अज जल्द राहील के करीब पहुंच सके। राहील जा कहाँ रहा था और उसके बारे में वो गौर नहीं कर रही थी। उसने कमरे से निकलते ही फैसला कर लिया था कि अब डाकुओं से भीड़ हो या कोई और सामने आए, उसे जाना राहील के साथ ही है। अल्लाह बख्श रंद के बंगले से सहपहर के वक्त धूल में अटी हुई एक कार दाखिल हुई। साईं रंद के दो आदमी दौड़े दौड़े कार के करीब पहुंचे। साईं बंगले पर मौजूद है। कार से उतरे बगैर ही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने कहा। साईं सो रहे हैं और ये उनके आराम का वक्त है, उन्हें जगाओ और कहो आशा बेगम कराची से आई हैं। पिछली नशिस्त पर बैठी हुई आशा बेगम ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। आशा बेगम के रोबे हुस्न का ही नतीजा था कि उन दो आदमियों में से एक बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ ये कहते हुए दौड़ पड़ा कि हाजिर, अभी इतला देता हूँ। आशा बेगम को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो शख्स फौरन ही वापस आया था। आए आदि, मेरे पीछे, उस शख्स ने करीब पहुंचकर कहा और थोड़ी देर बाद ही आशा अपने दो आदमियों के साथ अल्लाह बख्श रंद के बड़े से आरास्ता ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अल्लाह बख्श रंद को ड्राइंग रूम तक पहुंचने में कमोबेश आधा घंटा लग गया और मुझे तवक्का नहीं थी कि आप गरीब खाने पर कभी आएंगी भी। रंद ने आशा बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। साईं, मैं अपनी पार्टी के लीडरों के पास नहीं जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? आशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इलेक्शन सर पर आ गए हैं। बहुत जल्द सिंध कमेटी का इजलास होने वाला है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में किन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएं और शहर के किस किस हलके में पार्टी की हैसियत मजबूत है।
अंदरूनी सिंध तक तो मामला साफ है, इधर कोई तनाज़ा नहीं है, इसलिए पार्टी टिकट के बारे में कोई फड्डा नहीं होगा। हाँ, अब के शहर में कई हलकों में ये मसला खड़ा होगा। एक एक हलके से पार्टी के 3-3, 4-4 उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए कोशा हैं। मेरे हलके की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है, आशा बेगम ने कहा। और फिर साईं, मैं औरत हूँ, मुमकिन है कि मेरे मुकाबले में पार्टी किसी मर्द उम्मीदवार को टिकट देने का फैसला कर ले, जबकि अपने हलके में मेरी हैसियत खासी मुस्तहकम है। और फिर उस बार धांधली को रोकने का भी मैंने मकबूल इंतज़ाम कर लिया है। हाँ, मुझे यकीन है आपने किया होगा। अल्लाह बख्श रंद ने कहा, क्या पार्टी मीटिंग से पहले ही आपके हलके से किसी और को टिकट देने का फैसला कर लिया गया है? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन अमकान तो है ना साईं। इसलिए मैं आप जैसे चंद सरकर्दा रहनुमाओं से मिल रही हूँ, ताकि मेरे खिलाफ होने वाले फैसले को हर सूरत में रोका जाए। बिल्कुल रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? अल्लाह बख्श रंद ने कहा। आप सीधी कराची से आ रही हैं क्या? नहीं, हैदराबाद से आ रही हूँ, कल रात हैदराबाद पहुंची थी। अच्छा, तो कुछ हल्का फुल्का खा पी लें फिर। इसकी भी ज़रूरत नहीं, आशा बेगम ने कहा। ज़रूरत क्यों नहीं? रंद ने दरवाजे में खड़े हुए एक शख्स को इशारे से पास बुलाया और उसे खाने पीने की चंद चीज़ों का नाम बताकर जल्दी लाने की हदायत की। बाबा, ये बड़े मेहमान हैं, ख्याल करो। और खाने पीने की चीज़ें आने तक आशा और रंद पार्टी, उसकी पॉलिसी, इलेक्शन और पार्टी लीडरों के आपस के तनाज़ात ही के बारे में गुफ्तगू करते रहे। और फिर हल्के फुल्के नाश्ते के दौरान में आशा बेगम ने शहर की सूरत हाल और डाकुओं की सरगर्मियों पर गुफ्तगू करते हुए कहा, इस शहर में गुज़श्ता कई दिनों से कराची के कुछ अफसरान भी आए हुए हैं और आपसे तो उनकी मुलाकात नहीं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे इल्म है कि वह मासूद शाह के घर ठहरे हुए हैं। और यही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग एक प्रोफेसर और उसके साथ आई हुई लड़की के चक्कर में आए हैं, लेकिन वो उन दोनों से दूर दूर ही रहते हैं। बड़ी मालूमात हैं साईं आपको, आशा बेगम ने तारीफी अंदाज में कहा। मालूमात रखनी पड़ती है बाबा, रंद ने कहकर लगाते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि चक्कर क्या है। कुछ नहीं साईं, मोहब्बत का चक्कर है। बस वो लड़की एक अफसर की बेटी है और अफसर नहीं चाहता कि उसकी शादी प्रोफेसर जैसे गरीब आदमी से हो, लेकिन वो लड़की उसी को अपना जीवन साथी बनाने पर मिसर है और उसके बाप ने चंद अफसरान को उसे समझाने बुझाने के लिए भेजा है। नहीं, ये बात नहीं, मामला कुछ और ही मालूम होता है, अल्लाह बख्श रंद ने कहा। उसके चेहरे पर गैर यकीनी कैसे तासरात थे। खैर, हमें क्या लेना है, कुछ भी हो। अगर मौका मिला तो मैं उस लड़की से मुलाकात करूंगी और उसके घर वालों से मेरी भी दुआ सलाम है। बात कर लेना और मेरा आदमी मासूद शाह का नंबर मिला देगा। साईं, अल्लाह बख्श रंद ने सोफे से उठते हुए कहा, और अभी आप पर आराम करें और मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। अगर आपके आने का इल्म होता तो मैं उस मीटिंग को मुलतवी करा देता, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। अब मेरी और आपकी मुलाकात रात के खाने पर होगी। उस वक़्त मेरे नौकर आपके नौकर हैं और वो आपके आराम और ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। अल्लाह बख्श रंद के जाने के बाद उसके नौकर ने जो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए मुकर्रर किया गया था, उन्हें अलग अलग कमरों में पहुंचाया। आशा थोड़ी देर तक तो बेड पर लेटी कुछ सोचती रही और फिर नौकर को तलब करके कहा कि मेरे दोनों आदमियों को यहाँ से मेरे पास भेज दो। मेरा ख्याल है कि खानम, अब हम बंगले से निकल जाएं। उन दोनों में से एक ने कहा, और जो नौकर के साथ आशा के कमरे में दाखिल हुए थे। आशा उस वक्त तक खामोश रही जब तक नौकर कमरे से बाहर नहीं निकल गया। नौकर के जाने के बाद बोली, नौशीन और राहील का तो पता चल गया है, अब उन पर नजर रखना है। जरूर, क्यों नहीं। और उनमें से एक ने कहा, मासूद शाह का घर मेरा देखा हुआ है, मैंने यहाँ अरसा गुजारा है। फिर तो मासूद शाह के घर की निगरानी करो, आशा बेगम ने कहा, और तुम शहर का चक्कर लगाओ। चीनियों को तो सूरत शक्ल से तुम पहचान ही लोगे, क्यों नहीं। मार्टिन और आलिया को तो मैंने तुम्हें दिखा दिया था। अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं कि उन लोगों में से कोई यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन फिर भी उनके सिलसिले में मुतमिन होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें उनसे टकराने का इंतज़ार करना चाहिए था। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं था। आशा बेगम ने कहा, मैंने जो इंतज़ाम किया है उसके तहत उनका टकराना तो यकीनी है, लेकिन बहरकैफ हम इत्तफाकात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुमकिन है कि वो ना टकराएं,
लेकिन बहरहाल वो यहाँ आएंगे ज़रूर। मेरा ख्याल में तो मार्टिन बेवकूफ़ है और वो सिर्फ 2 औरतों के साथ, वो 2 औरतें 10-10 मर्दों पर भारी हैं, आशा बेगम ने पुरख्याल अंदाज में कहा। लेकिन यांग लाई और उसके साथी भी कम नहीं हैं। सफाकी और चालाकी में उनका जवाब नहीं। बहरहाल मैंने 2 आदमियों को उनका टकराव देखने पर लगा दिया है और उनके पास मेरा यहाँ का फ़ोन नंबर भी है। 6-7 बजे तक उनमें से किसी एक का फ़ोन ज़रूर आएगा और मैंने उन्हें यही वक्त दिया था। अगर उनका फ़ोन नहीं आया तो अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को उसी खदशे के पेश नज़र मार्टिन और यांग लाई की तलाश में भेज रही हूँ। अगर वो दोनों ही शहर में दाखिल हुए तो मैं समझ जाऊंगी कि उनका टकराव नहीं हुआ, और हुआ भी है तो भरपूर नहीं हो सका। ठीक है खानम, हम जाएं। ज़रूर जाओ, आशा ने कहा, और उनके बारे में किसी जगह से फ़ोन करने की बजाय यहीं आकर रिपोर्ट देना मुनासिब होगा। राहील पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। उन दोनों के जाने के बाद आशा ने मुलाजिम को तलब करके बताया कि वो आराम करेगी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो चला जाए। मुलाजिम के जाने के बाद उसने कमरे का दरवाज़ा भेड़ा और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। लंबे सफ़र की वजह से थकन बहुत थी, इसलिए से ज़रा सी देर में उसकी आंख लग गई। आशा मुश्किल से 1 घंटा सो सकी। दरवाजे पर होने वाली पहली दस्तक पर उसकी आंख खुल गई थी और वो चाहती तो लेटे लेटे ही कह सकती थी कि दरवाज़ा खुला है, धक्का देकर अंदर आ जाओ। लेकिन उसने यूँ नहीं कहा, बल्कि दरवाजे तक जाकर पूछा, कौन है? नौकर हूँ अदी, आपका फ़ोन है। कहाँ है फ़ोन? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम तक पहुँचने में आशा ने देर नहीं लगाई थी। हेलो, कौन? आशा ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। हेलो, नंबर 1 खानम, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या रहा? मुख्तसर अंदाज में बताओ। तवक्का के मुताबिक यांग लाई वगैरह की बस हैदराबाद में पहुंची। उसी दिन शाम मार्टिन भी ज़हरा और आलिया के साथ हैदराबाद पहुंचा, और फिर आपके कहने के मुताबिक हमने आलिया को बहुत खूबसूरती से अगवा कर लिया और वह होटल के लान में ज़हरा के साथ टहल रही थी। मेन स्विच ऑफ करने के बाद लान में अंधेरा फैल गया और दोनों को बेहोश करने में हमें देर नहीं लगी। ज़हरा को लान में छोड़कर आलिया को हम ले उड़े और मैंने कहा था कि मुख्तसरन, आशा ने सर्द लहजे में कहा। माफ़ी चाहता हूँ, नंबर 1 ने नदामत अमीर अंदाज में कहा, और हमने मार्टिन को उस अगवा की इतला यांग लाई की तरफ से दी है। और यांग लाई कहाँ ठहरा है? उसका इल्म मार्टिन को था ही। मुमकिन है कि ज़हरा ने भी यही कहा हो कि आलिया को चीनी उठाकर ले गए। बहरहाल मार्टिन पागल सा हो गया और वह दंदनाता हुआ चीनियों के कमरे तक पहुंच ही गया। रिवाल्वर दिखाकर वो आलिया को तलब कर रहा था और फिर फायर हो गया। हाँ, चीनियों के कमरे के बाहर हमारे एक आदमी ने हवाई फायर किया और फिर कमरे के अंदर से भी फायर की आवाज़ आई। बाद में होने वाले फायरों की आवाज़ सुनने के लिए हमारा आदमी वहाँ नहीं रुका और मैं होटल के बाहर उस वक्त तक मंडलाता रहा जब तक पुलिस की गाड़ी नहीं आ गई। 2 चीनी मौका पर ही हलाक हो गए और मार्टिन और यांग लाई को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके। ज़हरा और आलिया का क्या रहा? आलिया आज सुबह होटल पहुंची। ज़हरा होटल में ही थी। मार्टिन ने उसे अपने साथ उसे लेकर नहीं गया था। आज किसी वक्त उनके बयान होंगे। ज़हरा और आलिया का बयान देने के काबिल रहना खतरनाक है, तो फिर कम से कम ज़हरा को बयान देने के काबिल ना रखो। मेरा ख्याल है कि आलिया मेरा नाम नहीं लेगी। कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, ये काम हो जाना चाहिए। अगर ज़हरा पर एक गोली ज़ाया करनी पड़े तो कर देना, ये तो हो जाएगा। बस यही कर दो, आशा ने कहा। और कुछ? जी कुछ नहीं, नंबर 1 ने कहा और सिलसिला मुंतके कर दिया। आशा ने रिसीवर रखकर सोचा, मासूद शाह के घर जो सरकारी अफसर ठहरे हैं, अगर उनके सिलसिले में ये मालूम हो जाए कि वो क्या करने वाले हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मार्टिन और यांग लाई तो अब जल्दी बाहर नहीं आएंगे। उन पर पुलिस कत्ल का मुकदमा बना देगी। मुमकिन है कि और भी कई केस बन जाएं और ये भी मुमकिन है कि उन्हें उनकी हुकूमतों के हवाले कर दिया जाए। कुछ भी हो, अब उनकी तरफ से राहील को कोई खतरा नहीं। जो कुछ करना है अब मुझे ही करना है। अगर मैं नौशीन की किसी तरह आमादा कर लूँ, मगर क्या राहील नौशीन के कहने पर अमल करेगा? क्यों नहीं? और वो एक दूसरे से मोहब्बत भी तो करते हैं, और जभी तो नौशीन के कहने से शहर छोड़कर यहाँ तक पहुँच सकता है। तो क्या? लेकिन से नौशीन से मुलाकात किस तरह हो सकती है? नौशीन से तन्हा मुलाकात करने के सिलसिले में आशा मुख्तलिफ मनसूबे बनाती और रद्द करती रही। राहील के इल्म में लाए बगैर वो नौशीन से मिलना चाहती थी।
ताकि उसे शीशे में उतार सके। अगर राहील भी उस मुलाकात में साथ होता तो फिर बात नहीं बनती। हुकूमत के अफसरान को गुंचा देना ज़रूरी था और वो खुद को ज़ाहिर भी नहीं करना चाहती थी। अगर शहर में उसे कोई देख भी लेता तो उसके पास जवाब था कि वो पार्टी मीटिंग के सिलसिले में आई हुई है। वो नौशीन से भी यही कहना चाहती थी और साथ ही राहील और उसकी हमदर्दी जताकर दोनों को गायब करने के बारे में बहुत देर तक गौर करती रही और फिर अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। रात के खाने पर आशा के दोनों आदमी नहीं थे। रंद, उसकी बीवी और आशा ने साथ ही खाना खाया और खाने के बाद आशा ने अल्लाह बख्श रंद से कहा कि यहाँ जो सरकारी अफसर आए हैं वो उनसे मुलाकात करना चाहती है और मैं टेलीफोन कर दूंगा मासूद शाह को, आप चली जाएं। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, आशा बेगम ने कहा, मैं अपनी कार में जाऊंगी। आप कोई आदमी मेरे साथ कर दें और मुझे दूर से मकान दिखाकर वापस आ जाएगा। क्या वापसी में देर होगी? ये भी मुमकिन है कि मैं सुबह ही आऊं, आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ बेगम दुरानी भी हैं, वो वुमेन वर्ल्ड की मकामी सदर, और मुझे उनसे भी मिलना है। अगर उनके घर चली गई तो वो आने नहीं देंगी। जैसे आपकी मर्जी, और वैसे ये घर आपका ही है, इसलिए इसके दरवाजे हिमा वक्त आपके लिए खुले रहेंगे। रात के 8:30 बजे थे जब आशा अल्लाह बख्श के घर से निकली। कार वो खुद ही ड्राइवर कर रही थी। अल्लाह बख्श रंद का मुलाजम पीछे बैठा था। मुलाजम की हिदायत पर वो कार मुख्तलिफ रास्तों पर मोड़ती रही और वो सामने मटियाले रंग का 2 मंजिला मकान शाह साहब का ही है। मुलाजम ने मुअद्दब लहजे में कहा, ठीक है, अब तुम उतर जाओ। आशा ने कार एक तरफ करके रोकते हुए कहा, अब मैं चली जाऊंगी। मुलाजम के कार से उतरने के बाद आशा बेगम ने कार आगे बढ़ाते हुए सोचा, मेरा आदमी यहाँ किस जगह जरूर मुंतजर होगा। आशा का ख्याल दुरुस्त ही था। वो थोड़ी दूर ही गई थी कि कार की हेडलाइट्स उस आदमी पर पड़ी। वो सड़क क्रॉस कर रहा था। उसने रफ्तार मजीद धीमी कर दी। क्या रिपोर्ट है? और जब वो शख्स कार के करीब पहुंचा तो आशा ने पूछा। वो दोनों राहील और नौशीन थोड़ी देर पहले उसी तरफ गए हैं। किस सिमत गए? दाईं सिमत, उसी सिमत जंगल भी है, उस शख्स ने कहा, और मंसूर भी उनके पीछे ही गया है, स्कूटर पर है वो। ठीक है, तुम पीछे बैठ जाओ, आशा ने कहा। उस शख्स के बैठते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। जंगल में दाखिल होने तक वो शख्स आशा को रास्ता बताता रहा। शहर के दूर से निकलते ही आशा ने कार की हेडलाइट्स ऑफ कर दी। आसमान पर चांद निकल आया था। चुटकी हुई चांदनी में कार चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जंगल में दाखिल होते ही आशा ने उस कार को देख लिया जो दरख्तों के दरमियान खड़ी थी। उसने सोचा कि ये नौशीन ही की कार हो सकती है। इसका मतलब ये है कि नौशीन और राहील यहाँ से पैदल ही जंगल में दाखिल हुए हैं। उस कार से थोड़े से फासले पर एक मुनासिब जगह आशा ने भी अपनी कार खड़ी कर दी। उसने कार को लॉक किया और ना चाबी निकाली, बस कार का इंजन बंद करके कार से उतर आई। उस कार में वह दोनों भी यहाँ तक पहुंचे हैं, उस शख्स ने कहा, लेकिन स्कूटर नजर नहीं आ रहा। होगा कहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो। ये सोचो कि वह दोनों किस सिमत गए होंगे। यहाँ खड़े होकर तो बात समझ में नहीं आएगी। जंगल में दाखिल होने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह लोग किस सिमत में गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आशा ने कहा। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? हाँ है, ऑटोमेटिक और बे आवाज़। उस शख्स ने कहा, क्या हाथ में ले लूं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन रखो ऐसी जगह कि जहां से तुम उसे फौरन ही निकाल कर फायर कर सको। ऐसी ही जगह है, उस शख्स ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। आशा ने भी गिरे पान पर हाथ लगाकर अपने छोटे से लेकिन तबाहकुन रिवॉल्वर की सख्ती महसूस की और उस शख्स के पीछे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि राहील और नौशीन किस तरफ गए होंगे। जंगल के दरमियान बना हुआ वो कच्चा रास्ता उनसे चीख चीख कर कह रहा था कि मुझ पर चलकर दोनों आगे बढ़े हैं। मेरा ख्याल है कि हम सही सिमत जा रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें इर्द गिर्द से चौकन्ना रहकर आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों दबे पांव आगे बढ़ते रहे। उन दोनों के कान अतराफ व अकनाफ की हल्की सी आहट सुनने के लिए भी तैयार थे। वो दोनों आगे पीछे नहीं बल्कि पीठ से पीठ मिलाकर आगे बढ़ते रहे थे, जैसे चौकन्ना फौजी महाज जंग पर आगे बढ़ते हैं। तुम ये मुझे कहाँ ले आए? हवा के दोष पर तैरती हुई ये आवाज़ आशा की समाज से टकराई और उसके आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसके साथ ही वो शख्स भी रुक गया था। मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा। ये आवाज़ किस सिमत से आ रही है? आशा ने सरगोशी की। मेरा ख्याल है कि हमारे बाएं तरफ जो घने दरख्त हैं उनके पीछे से आवाज़ आ रही है।
और मेरा भी यही ख्याल है, बहुत एहतियात से आगे बढ़ो, आशा ने कहा। और एक 1.5 फरलांग चलने के बाद ही वो दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आए। अब उनके सामने दरख्तों से घिरा हुआ एक छोटा सा तकून मैदान था। उस तकून मैदान पर निगाह पड़ते ही आशा के कदम रुक गए। उसने मैदान की दूसरी तरफ और दाएं बाएं निगाह डाली और उसे राहील नजर आ गया। उसके पीछे ही चंद कदम के फासले पर नौशीन सहमी हुई खड़ी थी। राहील उसे अपने करीब आने का इशारा कर रहा था और वह नफी में गर्दन हिला रही थी। मेरा ख्याल है कि हम उन दरख्तों के पीछे से उनकी तरफ बढ़ें तो उनकी पुश्त पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आशा ने एक तरफ हाथ से इशारा करके सरगोशी की और फिर इससे पहले कि वह शख्स जो कुछ कहता वो दबे पांव आगे बढ़ गई। जो कुछ तुम दिखाना चाहते हो वो मैं नहीं देखूंगी, बस एक झलक मैंने देख ली है, नौशीन की आवाज़ उभरी। वो दोनों थोड़ी देर में उन दोनों के सर पर पहुंच गए। आशा ने उस शख्स का बाजू थाम कर उसे रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गई। वो नौशीन के दाएं तरफ आगे बढ़ रही थी और उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। वो फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। तुम इस हयात बख्श अमल का नज़ारा करने से मालूम नहीं क्यों इनकार कर रही हो। राहील के बाद उभरी, आओ आओ मेरे करीब आओ, यहाँ से बहुत साफ नजर आ रहा है। इशारा राहील की आवाज़ पर ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ती रही और फिर वो उस मकाम पर पहुंच गई जहां नौशीन खड़ी थी। अपनी सांसों की आवाज़ को भी दबाए हुए आशा ने उस तरफ निगाह की जिस तरफ देखने की राहील नौशीन को तरगीब दे रहा था, और उसके इसरार के बावजूद वो उधर देखने को तैयार नहीं थी। उस तरफ जो कुछ भी था वो आशा के लिए भी अजूबा ही था। थोड़ी देर तक उसकी समझ में नहीं आया और फिर जब उसकी समझ में आया तो ना चाहते हुए भी उसकी जुबान से निकला, उफ, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि आवाज़ बहुत धीमी थी इसलिए नौशीन के कानों तक ना पहुंच सकी, वरना वह जरूर चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो जाती। किन आँखियों से नौशीन की तरफ देखते हुए उसने ज़हरी लब कहा, सांप। जिस तरफ आशा देख रही थी और वहां से तकरीबन 1.5 गज लंबे और 2-2.5 इंच मोटे सांप आपस में उलझे हुए थे। आशा के देखते ही देखते ये दोनों जुदा हुए और अजीबोगरीब अंदाज में बल खाने लगे। उन दोनों के दरमियान फासला ज्यादा नहीं था और उनमें से एक सांप ने फन फैलाकर सर ऊपर उठाना शुरू किया और वह बहुत तेजी से ऊंचा हो रहा था और उसका तकरीबन आधा जिस्म फिजा में झूलने लगा। जमीन पर बल खाने वाले सांप ने भी अपने सर को अचानक की जमीन से उठाया और फिर उठाता ही चला गया। वो भी अपने साथी सांप ही की तरह झूम रहा था। दोनों सांप अपना आधा आधा धड़ ऊपर उठाए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे और उनके दरमियान का फासला लम्हा व लम्हा घटने लगा। जब दोनों सांपों के दरमियान फासला बहुत कम रह गया तो वो दोनों सांपों की दुमें सीधी हो गईं और वो अब अंग्रेजी के लफ्ज एल की तरह लग रहे थे। आशा सोच ही रही थी कि अब क्या होगा कि सांपों की उठी हुई गर्दनें और धड़ मजीद बुलंद हो गए। अंग्रेजी के लफ्ज एल की जगह अब जे की शक्ल बन गई थी। आशा ने उन्हें इस हालत में देखकर सोचा कि क्या ये दुम पर खड़े हो जाएंगे, और वाकई दुम पर खड़े हो गए थे। लेकिन दुम पर खड़े होने से कबल उन्होंने खुद को एक दूसरे से लिपटा लिया था और उनके धड़ों के बल कभी लम्हे भर के लिए खुल जाते और फिर आपस में लिपट जाते। ये किस शान से जिंदगी के तसलसल के लिए कोशा हैं। आशा की समाज से राहील की लज्जत में डूबी हुई आवाज़ टकराई। ये आलम बेखुदी में अब्दी मसरत हासिल कर रहे हैं और मुझे सदियों पहले के वो लम्हे आज तक याद हैं जब मैं भी अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह और अपनी हसीन और नाजुक अंदाज महबूबा के साथ सरमस्ती, बेखुदी और मदहोशी के आलम में बढ़ रहा था कि चांद ने बादलों के दरमियान मुँह छुपा लिया। चांदनी की फुहार अचानक ही गायब हो गई और जब चांद बादलों की ओर से निकल आया तो मेरी ज़िंदगी गायब हो चुकी थी। मैंने बेचैनी से चारों तरफ देखा और एक सिमत दीवाना वार दौड़ पड़ा। फिर मशरिक़ व मगरब, शमाल व जुनूब दौड़ने के बाद अचानक उफ़क़ के पार कहीं डूब गया। चांदनी फिर मेरी महबूबा की तरह गायब हो गई। सूरज तुलू हो गया और मौसम बदलते रहे। चांद निकलता रहा, डूबता रहा। चांदनी की फुहार ज़मीन के अंग अंग में मस्तियाँ भरती रही, लेकिन हजरे सलीब तड़पता रहा। सदियाँ बीत गईं। ये सदियाँ भी शायद गुज़श्ता सदियों की तरह ही बीत जाएगी। ये क्या, कौन, ये कौन है? और इतना कह कर राहील ने उस जिस्त लगाई जिस तरफ नाग और नागन अपनी मस्ती के आखिरी मराहल में थे। राहील की जिस्त के साथ ही वो नाग और नागन तो ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें ज़मीन निकल गई हो।
लेकिन आशा की नज़र से वो खूबसूरत सी नागन पोशीदा न रह सकी, जो खारदार झाड़ियों की तरफ बल खाती हुई तेजी से लपक रही थी। राहील उस नागन की तरफ तेज कदमों से जा रहा था। अरे अरे राहील कहाँ? नौशीन ने तेज आवाज में कहा और राहील की तरफ से जिस्त लगा दी। नौशीन रुक जाओ, आशा ने नौशीन की तरफ लपकते हुए कहा। जब आशा नौशीन के करीब पहुंची तो राहील ने दूसरी जिस्त झाड़ियों की तरफ लगा दी जिनमें नागन घुसी थी। नौशीन, नौशीन! आशा ने नौशीन का बाजू थामकर उसे रोकते हुए कहा। वो राहील, राहील! झाड़ियों की तरफ से तेज सरसराहट की आवाज ने आशा को भी उस तरफ मतवज्जा कर दिया। झाड़ियों की दूसरी तरफ उसे राहील नजर आया। कहाँ है राहील? उसने हैरत से झाड़ियों को तकते हुए कहा। और वो अभी तो यहीं था। नौशीन ने यूं कहा जैसे हदियान बक रही हो। अरे ये देखो, उसका लिबास पड़ा है, मगर वो। आशा थोड़ी देर तक अतराफ व अकनाफ का जायजा लेती रही, झाड़ियों को तकती रही और फिर अजीब से अंदाज में बोली, वो चला गया, वो वहां चला गया जहां वो सदियों से जाने के लिए बेचैन था। शायद अचानक ही उसकी जून तब्दील हो गई, शायद वो फिर सांप बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ऐसा ही हुआ है। आशा ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। आओ मेरे साथ, अब यहाँ कुछ नहीं है। नौशीन बहुत मुश्किल से उस जंगल से बाहर आने पर आमादा हुई और जब ये लोग कारों के करीब पहुंचे तो चांदनी फीकी पड़ चुकी थी। तुम्हारी कार मेरा मुलाजिम ले आएगा, तुम मेरी कार में बैठो। तुम्हें सुकून की जरूरत है और मेरे पास सुकून ही सुकून है, आशा बेगम ने कहा। इस तरह राहील के गायब हो जाने का उसे भी बहुत दुख था, लेकिन उसके दुख की नोयत दूसरी थी। रात का बाकी हिस्सा उन लोगों ने राहील के बारे में गुफ्तगू करते गुजार दिया। दूसरे दिन सुबह जब ये लोग अपने शहर के लिए रवाना हुए तो नौशीन आशा की कार में ही थी। आशा नौशीन का दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने लहजे को पुरअसर बनाने की कोशिश करते हुए कहा, सारे मर्द बेवफा होते हैं और राहील भी तो एक मर्द ही था। दुनिया में औरतें भी तो एक दूसरी की महबूब और महबूबा होती हैं। मुझे देखो, मैं बगैर मर्द के जिंदगी गुजार रही हूँ। मर्द के बगैर भी तो औरत वही कुछ कर सकती है जो मर्द के साथ किया जाता है, और मैं तुम्हें जिंदगी के हर लम्हे से मुसरते कशीद करना सिखा दूंगी। नौशीन उसकी बातों को दिलचस्पी से ले रही थी या नहीं, और आशा को उसकी परवाह नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि नौशीन को ज़हरा की जगह हर सूरत देगी। उसकी तजर्बाकार आंखों ने उसे बता दिया था कि नौशीन में वह सब कुछ है जो ज़हरा में था। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।